हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। यानी जो भी मटेरियल हम बिजनेस में परचेस करते हैं उसे हमें हमारी कॉस्टिंग बुक्स में एक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो वो वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर लॉजिकली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो हमें इंक्लूड करनी है या फिर जिससे हमें स्टार्ट करना है मटेरियल को वैल्यू करना, वो कौन सा है? इट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज परचेस प्राइस। यानी जो प्राइस पे हमने मटेरियल परचेस किया है उससे हम स्टार्ट करेंगे, वो हम इंक्लूड करेंगे, वो हम कॉस्टिंग बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये जो परचेस प्राइस है या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इसमें कुछ चीजें हमें इंक्लूड करनी है और कुछ चीजें हमें इग्नोर करनी है। तो एक एक करके हम वो सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी जो परचेस प्राइस है उससे हमें वैल्यूएशन स्टार्ट करना है। फिर आते हैं डिस्काउंट्स एंड सब्सिडीज। तो जब भी हम बिजनेस करते हैं, कोई भी मटेरियल परचेस करते हैं, तो हम भी जब भी मार्केट में जाते हैं तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं कि कहीं पे डिस्काउंट है, कहीं मुझे डिस्काउंट मिल सकता है ताकि मुझे क्या हो, प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिले। तो जब भी कोई भी पर्सन बिजनेस करता हो, जब भी वो बल्क में परचेस करता है, देन ही विल ऑलवेज ट्राई कि कहीं ना कहीं उसे डिस्काउंट मिले, या फिर अगर जॉब कोई गवर्नमेंट प्रोडक्ट से लिंक्ड है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें गवर्नमेंट कोई सब्सिडी वगैरह दे रही है, देन ऑल्सो वहां पर वो एक डिडक्शन मिल सकता है। तो ये जो डिस्काउंट्स और सब्सिडीज है उसका हमें रिकॉर्डिंग कैसे करना है या फिर उसे हमें ट्रीट कैसे करना है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेड डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है इन नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस जो डिस्काउंट एक बिजनेस पर्सन अपने सप्लायर से मांगता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आप भी अपने दोस्त के शॉप पे कुछ बाय करने जाते हो, समझो वो प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, लेकिन वो आपको बताता है अरे तू मेरा दोस्त है ना इसलिए मैं तुझे 95 में दे रहा हूं। तो ये जो 5 रुपीज का उसने हमें डिस्काउंट दिया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नथिंग बट ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इससे हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, हेंस ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। दूसरा आता है क्वांटिटी डिस्काउंट। कई बार जब हम लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हम परचेस करते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं, और जब भी बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं देन द सप्लायर ऑफर्स अस अ डिस्काउंट बिकॉज वी आर परचेसिंग द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज। तो ये जो लार्ज क्वांटिटी में हम गुड्स परचेस करते हैं तभी जो हमें डिस्काउंट मिलता है उससे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिस्काउंट। नाउ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बिजनेस, हेंस इट शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। आई होप यहां तक क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट दोनों हमें हमारे परचेज प्राइस में से डिडक्ट करने हैं, या फिर जो हम मटेरियल को वैल्यू कर रहे हो वो वैल्यू में से डिडक्ट करना है। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्या है? तो कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं और जो प्रोडक्ट परचेस किया है उसका पेमेंट हमें 60 डेज के बाद करना है, जो क्रेडिट टर्म्स है वो 60 डेज के हैं। लेकिन हम सप्लायर को बोलते हैं कि तू अगर ये प्रोडक्ट आज देता है और मैं आज के आज पेमेंट तुझे करता हूं, मैं अगर आज के आज तुझे पेमेंट करता हूं तो क्या तू मुझे डिस्काउंट देगा? यानी whenever we are buying a product and we are making payment immediately और उसकी वजह से अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है तो दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट हम हमारे परचेस प्राइस में से डिडक्ट नहीं करते हैं, हम हमारे परचेस प्राइस में से डिडक्ट नहीं करते हैं। सर ऐसा क्यों? हमने ऊपर के दोनों डिस्काउंट डिडक्ट किए तो कैश डिस्काउंट क्यों डिडक्ट नहीं किया? बिकॉज दिस कैश डिस्काउंट इज नॉट बिकॉज ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट, इट इज बिकॉज यू आर मेकिंग एन अर्ली पेमेंट। आपको पेमेंट 60 डेज के बाद करना था लेकिन आप आज अर्ली पेमेंट कर रहे हो, इसीलिए दिस इज नोन एज इंटरेस्ट चार्ज और अ फाइनेंस चार्ज। सर इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज कैसे आ गया? तो अगर आप वो बंदे को 60 डेज के बाद पेमेंट करते तो ये पैसा 60 डेज तक आपके पास रहता, ये पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आप वो इंटरेस्ट फोरगो कर रहे हो। ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाने की जगह आप आज के आज पेमेंट कर रहे हो,
Hence you are getting this discount which is known as cash discount. Hence any discount that you get because you are making a early payment, उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, एंड इट इज अ इंटरेस्ट और अ फाइनेंस चार्ज. ये ऑफिशियल डिस्काउंट नहीं है, ये तो अर्ली पेमेंट करने की वजह से जो इंटरेस्ट हम फोरगो कर रहे हैं, या फिर सामने वाले बंदे को जल्दी पैसे मिल रहा है तो वो कहीं पे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाएगा, तो वो इंटरेस्ट कमाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई तुझे तो बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट तो कुछ मुझे पास ऑन कर. हेंस ये जो कैश डिस्काउंट मिलता है अर्ली पेमेंट करने की वजह से, दैट शुड बी इग्नोर्ड, इट शुडंट बी कंसिडर्ड इन अवर कॉस्ट ऑफ परचेस. ठीक है, इट शुड बी इग्नोर्ड एंड शुडंट बी कंसिडर्ड का मतलब क्या है, डिडक्ट नहीं करना है. यानी अगर परचेस प्राइस हमें दिया है 100 रुपीज और हमें दिया है कि कैश डिस्काउंट 10 रुपीज है, तो हमें जो परचेस प्राइस यानी कॉस्ट है वैल्यू फॉर वैल्यूइंग द मटेरियल वो 90 नहीं लेना है, हमें 100 ही लेना है. हमें कैश डिस्काउंट को इग्नोर करना है. ठीक है, चलो उसके बाद आता है ग्रांट एंड सब्सिडीज. हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कई बार ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट आप बनाओ तो हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको ग्रांट देंगे. तो अगर ऐसा कोई सब्सिडी या ग्रांट हमें मिलता है गवर्नमेंट से तो इट इज पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इसलिए हमें इसे डिडक्ट करना है. हेंस एनी ग्रांट और सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट शुड बी डिडक्टेड. आई होप यहां तक क्लियर है, सिंपल इजी. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दूसरा टॉपिक है ड्यूटीज एंड टैक्सेस. अभी ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे परचेस प्राइस में कि नहीं करना चाहिए. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आता है रोड टैक्स, टोल टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी. अभी जब भी हम परचेस करते हैं कोई गुड्स, उसे इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते वक्त उसे कस्टम ड्यूटी लगता है उस पर. तो 100 रुपीज के गुड्स है, उस पर अगर 18% कस्टम ड्यूटी लग रहा है तो 18 रुपीज कस्टम ड्यूटी लगेगा. तो एक्चुअली तो वो प्रोडक्ट हमें 118 में ही पड़ा, वो ड्यूटी तो हमें पे करनी है, उसके बिना तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. हेंस एनी ड्यूटीज और टैक्सेस विच आर पेड टू द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटीरियल. सिंपल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कोई भी हो वो तो हमें बाय लॉ गवर्नमेंट को पे करना है, इसीलिए कोई भी टैक्स हो या फिर कोई भी ड्यूटी हो उसे हमें क्या करना है, हमारा जो कॉस्ट है उसमें ऐड करना है. वैसे ही अगर रोड टैक्स है, टोल टैक्स है तो वो भी हमें ऐड करना है. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है विच इज जीएसटी. अभी ये जीएसटी को ऐड करना है कि नहीं करना है, तो वेरी सिंपल रूल, अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो उसे आप एक्सक्लूड करोगे, उसे आप ऐड नहीं करोगे परचेस प्राइस में. लेकिन अगर क्रेडिट नहीं मिलता है, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप जीएसटी को ऐड कर दोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको खरीदना है एक मोबाइल फोन, आप जाते हो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जेठा भाई खड़े हैं और जेठा भाई को आप बोलते हो बढ़िया सा अच्छा आईफोन दिखाओ. जेठा भाई आपको आईफोन दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ये आईफोन 75,000 का है, लेकिन आपको ये आईफोन 63,000 में पड़ सकता है. नाउ यू विल से 75 का आईफोन 63 में क्यों? देन ही विल एक्सप्लेन यू कि अगर आप मुझे जीएसटी नंबर देते हो और मैं आपको जीएसटी इनवॉइस देता हूं तो जो जीएसटी कंपोनेंट है ना 12,000 का, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा. कई बार आप मोबाइल फोन्स परचेस करते हो तो आप क्या करते हो, या तो आपके डैड का जीएसटी नंबर रहेगा बिजनेस तो वो यूज करते हो, या फिर किसी फ्रेंड का जीएसटी नंबर ढूंढते हो ताकि हमें फोन सस्ते में पड़े, ताकि हमें फोन कम प्राइस में पड़े. अभी ये कम प्राइस में पड़े उसका मतलब क्या है, आपको क्रेडिट मिल रहा था, इसीलिए आप सबको क्या कहते हो, ये फोन कितने में पड़ा, मुझे 63 में पड़ा ना कि 75 में, बिकॉज आपको क्रेडिट मिल रहा है. तो अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो इन नॉर्मल बिजनेस सेंस हम क्या कहते हैं, मुझे सस्ते में पड़ा, इसका मतलब हमने क्या किया, क्रेडिट मिल रहा था, इसीलिए हमने वो परचेस प्राइस में से क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, या फिर हमें इग्नोर किया, उसे ऐड नहीं किया. हेंस जीएसटी का अगर क्रेडिट मिलता है, जीएसटी का अगर क्रेडिट मिलता है तो उसे परचेस प्राइस में इंक्लूड नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है. लेकिन अगर हमें क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, कुछ ऐसे गुड्स है जिस पर हमें जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलता है, तो अगर क्रेडिट नहीं मिलता है देन इट इज द ड्यूटी, इट इज पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट, तो उसे हमें क्या करना है, कॉस्ट में ऐड कर देना है. आई होप इट इज क्लियर, सिंपल. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है देन कंसीडर कि हमें क्रेडिट मिलेगा. अनलेस मेंशन स्पेसिफिकली इट शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, यानी उसे हमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, हमें अज्यूम करना है कि हमें क्रेडिट मिलेगा, हमें क्रेडिट मिलेगा. क्लियर, सिंपल, इजी. चलिए नेक्स्ट आते हैं पेनल्टी एंड
चार्जेस। नेक्स्ट आते हैं पेनल्टी एंड चार्जेस। अभी पेनल्टी और चार्जेस को क्या करना है, तो पेनल्टी और चार्जेस को इन एनी गिवन केस हमें हमेशा इग्नोर करना है, हमें हमेशा इग्नोर करना है। सर पेनल्टी एंड चार्जेस क्यों इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस सेंस में कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ये तो आपकी गलती की वजह से आपको पे करना पड़ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहला है डीमैरेज। अब ये डीमैरेज क्या होता है, तो वापस हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने जेठा भाई ने एक बहुत बड़ा मोबाइल का व्हाट वी कॉल स्टॉक है ना, उसे इंपोर्ट किया है जो चाइना से आ रहा है, और चाइना से वो लैंड होता है यहां पर मुंबई में पोर्ट पर, और वो बाघा को कहता है जेठालाल की बाघा तू जा और वो गुड्स है वो वहां से छुड़वा के यानी कस्टम ड्यूटी पे करके गुड्स लेकर तू वापस हमारे गोडाउन में लेकर आ। बावरी जो जेठा व्हाट वी कॉल बाघा होता है वो जाता है गुड्स लेने को, लेकिन रास्ते में उसे मिल जाती है बावरी, और बावरी को देख के बाघा हो जाता है बावरा, और वो भूल जाता है कि मुझे गुड्स लेने जाना है, वो चला जाता है बावरी के साथ घूमने। और आज गुड्स उठाने थे पोर्ट पर से, लेकिन कोई आया ही नहीं गुड्स उठाने के लिए, इसीलिए जो कस्टम ऑफिसर है वो लगा देता है डीमरेज। इट इज अ पेनल्टी इंपोज्ड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग द मटेरियल। तो इसमें क्या बिजनेस की गलती थी कि हमारी गलती थी? हमारी गलती है, वो मटेरियल की तो गलती नहीं है। इसीलिए जब भी हम किसी और को ये गुड सेल करेंगे तो उससे हम डीमरेज रिकवर नहीं कर सकते ना। समझो 100 रुपीज का गुड्स था, अब ये पेनल्टी हमें पे करनी पड़ी 20 रुपीज, तो मैं सप्लायर यानी जो मेरा कस्टमर है उससे जब मैं गुड्स सेल करूं तो आई कैन नॉट टेल ना कि मेरे एम्प्लॉय बागा से गलती हो गई इसलिए मुझे 20 रुपीज का डीमरेज पे करना पड़ा, तो अभी तू मुझे 120 में दे। वो बोलेगा अरे दूसरे शॉप में तो 100 में गुड्स मिल रहा है, तो मैं तुझे क्यों 120 पे करूं। इसीलिए कोई भी पेनल्टी या फिर जो फाइन है वो हमारी गलती की वजह से हमने पे किया है, इसीलिए इसे हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते। वैसे ही कोई भी डिटेंशन चार्जेस हो या फिर कोई फाइन्स हमने पे की है या फिर कोई पेनल्टीज हमने पे की है, तो ये सारी चीजें क्या करनी है, हमें इग्नोर करनी है, हमें इसे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। लॉजिकली समझ में आ गया, बिकॉज ये मटेरियल की गलती नहीं है, मटेरियल तो 100 में ही आया था, हमारी गलती की वजह से हमने फाइन और पेनल्टी पे किया है। इसीलिए व्हाइल रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ कॉस्टिंग हमें इसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में इग्नोर नहीं करना है, इसे हम अलग से कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सिंपल, क्लियर। चलिए लेट्स मूव हेड। अभी और कौन से खर्चे हो सकते हैं व्हाइल परचेसिंग द मटेरियल? एक हो सकता है इंश्योरेंस चार्जेस। अभी जब हम बल्क में क्वांटिटी मंगा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस ले लेते कि अगर कुछ गुड्स को होता है तो हमें पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये तो जेन्युइन खर्चा है विच इज रिलेटेड टू द गुड्स, हेंस इंश्योरेंस चार्जेस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। वैसे ही हम एजेंट्स रखते हैं कमीशन देने के लिए या फिर ब्रोकर्स रखते हैं कि हमारा जो गुड्स सेल करवा दे, तो ये जो एजेंट्स को हम कमीशन या फिर ब्रोकरेज पे करते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बिजनेस, हेंस दिस कॉस्ट विल ऑल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। और फिर आता है फ्रेट इनवर्ड, यानी गुड्स को हम हमारे गोडाउन में, हमारे वेयरहाउस में, हमारे शॉप पर लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इनकर करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इसके बिना गुड्स आएंगे ही नहीं, हेंस दिस कॉस्ट विल ऑल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। चलिए लेट्स मूव हेड। अभी आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। अभी कंटेनर्स में कई बार दो केस हो सकते हैं। अभी आप कोई ऐसे गुड्स मंगा रहे हो जिसके कंटेनर या फिर जिसका जो पैकिंग मटेरियल है वो बहुत कॉस्टली है और वो रीयूज हो सकता है। समझो आप केमिकल्स मंगाते हो तो आप केमिकल्स ड्रम्स में मंगाते हो, अभी वो जो ड्रम्स है वो ड्रम्स वापस हम रीयूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करने का है, यहां पर दो केसेस बन सकते हैं, वन इज नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स एंड सेकेंड केस इज रिटर्नेबल कंटेनर्स। अगर आपने कोई कंटेनर में गुड्स मंगाए हैं और वो नॉन रिटर्नेबल है यानी वो रिटर्न करना ही नहीं है, वो पैकिंग मटेरियल आपको फेंकना ही है, तो उसके लिए जो भी खर्चा आपने पे किया होगा दैट इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ योर मटेरियल, क्योंकि वो तो अभी कुछ उसमें से वापस मिलने ही नहीं वाला है। सेम लाइक जीएसटी क्रेडिट, अगर क्रेडिट मिलने वाला है, अगर कंटेनर का पैसा वापस मिलने वाला है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर पैसा वापस मिलने ही नहीं वाला है तो हमें क्या करना है, तो हमें जो कॉस्ट है उसे हमारे जो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल है उसमें ऐड करना है। हेंस इफ इट्स अ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर द कॉस्ट ऑफ कंटेनर विल बी एडेड टू द परचेस ऑफ मटेरियल। हाउएवर इफ इट इज अ रिटर्नेबल कंटेनर यानी हमने कंटेनर रिटर्न किया, हमें पैसे वापस मिल गए, तो पैसे वापस मिल ही रहे तो कॉस्ट में क्यों ऐड करना। तो अगर रिटर्नेबल कंटेनर्स है तो उसे हमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पार्ट अमाउंट इज रिफंडेड,
यानी 100 रुपीज का कंटेनर है, लेकिन जब भी आप उसे रिटर्न करते हो तो आपको उसे 50 रुपीज वापस मिलते हैं। तो जो 50 रुपीज वापस मिल गए उसे तो इग्नोर करो, लेकिन बाकी 50 रुपीज का तो खर्चा हमें लगा है ना, हेंस दैट शुड बी चार्ज्ड या फिर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेस। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट एक आता है विच इज शॉर्टेज। अभी कई बार क्या होता है, हम गुड्स बल्क में मंगाते हैं, क्वांटिटी में मंगाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कई बार शॉर्टेजेस आती है। जैसे अभी ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंपोर्ट किए मोबाइल फोन्स, समझो 10,000 मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किए, तो 2-4 मोबाइल फोन शायद क्रैक आ गया, डिफेक्टिव आ गए या फिर मिसिंग है, तो दिस इज नॉर्मल इन द बिजनेस। ऐसे 2-5 पीस तो यहाँ होते हैं। तो अगर शॉर्टेज इज ड्यू टू एनी नॉर्मल रीजन, अभी नॉर्मल रीजन कौन से हो सकते हैं, तो या तो ब्रेकिंग ऑफ बल्क। अभी ये ब्रेकिंग ऑफ बल्क क्या है कई बार हम गुड्स बल्क में मंगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहां पे उसे डिवाइड करते हैं कि शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी, शॉप डी, गोडाउन, हर जगह थोड़े थोड़े पीसेस भेजो। तो ऐसे जब डिवाइड करते वक्त बल्क में मंगाने के बाद ब्रेकिंग ऑफ बल्क यानी डिवाइड करते वक्त अगर 2-5 पीस यहाँ होते हैं तो दैट इज नॉर्मल इन एनी बिजनेस। या फिर कोई ऐसी पेरिशेबल चीज है जो इवोपरेट हो जाती है, अगर केमिकल वगैरह कुछ है तो हमने 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल मंगाया, लेकिन इवोपरेट कुछ 5-10 लीटर केमिकल इवोपरेट हो गया ड्यू टू हीट एंड ऑल, तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल कंडीशंस। कोई अनअवॉइडेबल कंडीशन है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इसकी वजह से अगर कोई शॉर्टेज होता है तो हमें क्या करना है, जो हमारा शॉर्टेज है वो गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे, जो गुड यूनिट्स है वो अब्सॉर्ब कर लेंगे। सर समझा नहीं, एक एग्जांपल दो। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने 10 यूनिट्स मंगाए थे, लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हमें 9 यूनिट्स ही मिले, यानी 1 यूनिट का शॉर्टेज है, बट दिस इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। और जो टोटल अमाउंट हमने पे किया वो कितना पे किया, 100 रुपीज फॉर दिस 10 यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, आइडियली 100 रुपीज के 10 यूनिट्स मिलने वाले थे, यानी 10 रुपीज का 1 यूनिट मिलने वाला था, लेकिन यूनिट्स तो हमें 9 ही मिले। तो अभी क्या करना है, हमें 100 को डिवाइड बाय 9 करना है, और जो भी हमें आंसर आता है 11.5 समथिंग जो आएगा, यानी 1 यूनिट हमें 11 रुपीज में मिला, वैसे अज्यूम करके हमें रिकॉर्ड करना है। यानी जो गुड यूनिट्स है, जो 9 अच्छे यूनिट्स है, वो टोटल 100 रुपीज का खर्चा अब्सॉर्ब कर लेंगे। क्लियर, सिंपल। लेकिन अगर शॉर्टेज है ड्यू टू अब नॉर्मल रीजंस, कोई ऐसे रीजंस की वजह से शॉर्टेज है जिसमें हमारी गलती थी, जो हम अवॉइड कर सकते थे पर हमने अवॉइड नहीं किया, हमारी गलती की वजह से शॉर्टेज हुआ है, तो ऐसे यूनिट्स, ऐसे अमाउंट का जो खर्चा है वो गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। अगर हमारा शॉर्टेज हुआ है ड्यू टू जेन्युइन रीजन, यानी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जो हमारे हाथ में नहीं था, तो गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर ऐसे रीजंस थे जो हम अवॉइड कर सकते थे पर हमारी गलती की वजह से शॉर्टेज है, तो फिर हमें क्या करना है, जो भी अमाउंट ऑफ लॉस है वो हमें ट्रांसफर कर देना है कॉस्टिंग पीएनएल में, वो गुड्स यूनिट अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। क्लियर, सिंपल, इजी। तो यहां पे वैल्यूएशन ऑफ जो मटेरियल है वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द परचेज प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उसमें हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट तो डिडक्ट करना है, लेकिन कैश डिस्काउंट इज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, तो वो हमें डिडक्ट नहीं करना है। सब्सिडीज या ग्रांट हमें मिलती है तो डिडक्ट करना है। कोई भी ड्यूटीज और टैक्सेस हम पे करते हैं, उसे हम ऐड करेंगे, लेकिन पेनल्टीज एंड चार्जेस जो हमारी गलती की वजह से हमने पे किया है उसे हमें कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। अदर एक्सपेंडिचर्स जैसे इंश्योरेंस हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, फ्रेट हो गया, तो ये सारी चीजें हमें कॉस्ट में ऐड करनी है। टैक्सेस में सिर्फ जीएसटी में ध्यान रखना है, जीएसटी में अगर क्रेडिट मिलता है तो ऐड नहीं करना है, अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो हमें ऐड करना है। सेम इज द केस विद कंटेनर्स, अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स है तो उसका कॉस्ट ऐड कर दो, रिटर्नेबल कंटेनर है, पूरे पैसे वापस मिलने वाले तो ऐड मत करो, और पार्ट अमाउंट मिलने वाला है तो जो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा उसे हमें ऐड करना है। और लास्ट में आता है शॉर्टेजेस, अगर शॉर्टेज नॉर्मल रीजन की वजह से है तो गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब करेंगे, और अगर अब नॉर्मल रीजन की वजह से है तो उसे हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी, लॉजिकली समझ में आ गया है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगले वीडियो में हम जो ईओक्यू वाला है, रीऑर्डर लेवल वाला है, जो सारे फॉर्मूलाज है इन्वेंटरी कंट्रोल के, वो एक एक करके हम अच्छे से लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।